लास्ट ईयर नवंबर से दिसंबर के बीच नासा की कैलिफोर्निया बेस्ड ऑब्जर्वेटरी को डीप स्पेस से टाइम टू टाइम कई मिस्टीरियस लेजर सिग्नल्स रिसीव हुए जो पृथ्वी से ऑलमोस्ट 10 मिलियन माइल्स दूर मौजूद एक प्राचीन प्लैनेट कोर की डायरेक्शन से आ रहा था। और यहाँ पर और भी शॉकिंग बात तो ये थी कि ये सिग्नल हमारी एग्जिस्टिंग डीप स्पेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 10 से 100 गुना ज्यादा फास्ट था। पर आखिर इन लेजर सिग्नल्स को किसने पृथ्वी की ओर भेजा और कैसे ये सिग्नल सोलर सिस्टम के मिस्टीरियस प्लैनेट कोर 16 साइकी से जुड़े हुए हैं? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं आज के इस नए एपिसोड में। 17 मार्च 1852 इटालियन एस्ट्रोनॉमर एनिबाले दे गैस्पेरिस ने मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट में एक 280 किलोमीटर चौड़े और 232 किलोमीटर लंबे ऑब्जेक्ट को खोज निकाला, जो तभी के खोजे गए एस्ट्रॉइड में सबसे बड़ा था और दिखने में एक एस्ट्रॉइड कम पर प्लैनेट ज्यादा लग रहा था। अब उस समय सेलेस्टियल बॉडी को ग्रीक गॉडेस ऑफ सोल के नाम पर साइकी नाम दिया गया और क्योंकि ये उस समय खोजा गया 16वां एस्ट्रॉइड था, इसीलिए इसे 16 साइकी कहा जाने लगा। लेकिन जल्द ही रिसर्चर्स में ये सामने आया कि ये एस्ट्रॉइड सोलर सिस्टम के बाकी एस्ट्रॉइड से काफी खास है और मिस्टीरियस भी है, क्योंकि जिसे आज तक हम एस्ट्रॉइड कह रहे थे ना, वो आज से 4 अरब साल पहले एक जीता जागता प्लैनेट था, वो भी हमारे पड़ोसी मंगल ग्रह जितना बड़ा। लेकिन फिर उस समय हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे प्लैनेट को इस तरह तबाह किया कि इसके ऊपर की सभी क्रस्ट एंड मेंटल लेयर टूटकर इससे अलग हो गई और बचा केवल इस पूरे एंशिएंट प्लैनेट का कोर, जिसे आज हम देख रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 95% निकेल एंड आयरन जैसे प्योर मेटल से बना है, जिसके कारण इसका वेट ऑलमोस्ट 200 अरब किलोग्राम है। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर हमारी पृथ्वी के साथ कभी ऐसा हो तो क्या होगा। लेकिन आखिर एक मंगल जितने बड़े प्लैनेट की तबाही के पीछे का राज क्या था? सोलर सिस्टम में हुआ कोई मिस्टीरियस इवेंट या फिर इस प्लैनेट पर रहने वाली किसी सिविलाइजेशन के बीच हुई वॉर? देखो, वैज्ञानिकों के मन में भी ये सवाल कई 100 सालों से थे, पर इन सब मिस्ट्रीज का जवाब हमें केवल इस कोर के इंटरनल स्ट्रक्चर पर रिसर्च करने के बाद ही पता चल सकता था। पर हमारे अर्थ बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज या अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे टेलीस्कोप से मंगल और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट के बड़े बड़े एस्ट्रॉइड से घिरे 16 साइकी पर यह रिसर्च करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए फाइनली 13 अक्टूबर 2023 को नासा के द्वारा 16 साइकी एस्ट्रॉइड की स्टडी करने के लिए साइकी नाम के प्रोब को स्पेसएक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट के जरिए कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। अब नासा द्वारा 16 साइकी की ओर भेजा जा रहा है ये प्रोब करीब 25 मीटर यानी कि ऑलमोस्ट 7 मंजिला लंबा है, जबकि इसकी चौड़ाई 7 मीटर की है। इसमें सोलार इलेक्ट्रिक कोलिजन लगाया गया है, जिसकी मदद से ये करीब 21 महीनों तक इस एस्ट्रॉइड के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इसमें कई एडवांस इक्विपमेंट लगाया गया है, जिसमें से एक है गामा रे एंड न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि GRNS, जिसकी मदद से ये स्पेसक्राफ्ट 16 साइकी के इंटरनल स्ट्रक्चर को अच्छे से स्कैन करते हुए इसमें मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकेगा। ऑल्सो साइकी स्पेसक्राफ्ट में एक मैग्नेटोमीटर भी लगाया गया है, क्योंकि एज वी नो कि किसी भी प्लैनेट को उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके कोर में होने वाली लिक्विड मेटल्स की मूवमेंट से मिलता है। अब ऐसे में वैज्ञानिक साइकी स्पेसक्राफ्ट के जरिए यह भी जानना चाहते हैं कि क्या इस एंशिएंट प्लैनेट के पास आज भी उसका मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ध्यान देने वाली यह है कि अभी भी इस मिशन को 16 साइकी एस्ट्रॉइड तक पहुंचने में साल 2029 तक का समय लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब ये स्पेसक्राफ्ट अपने सफर के बीच में ही था ना, तभी अर्थ पर एक एडवांस लेजर सिग्नल रिसीव हुआ। एक ऐसा सिग्नल जो इंसानों के सबसे एडवांस डीप स्पेस कम्युनिकेशन से ऑलमोस्ट 10 से 100 गुना ज्यादा फास्टर था। पर आखिर इस सिग्नल को भेजा किसने? 11 दिसंबर 2023 कैलिफोर्निया जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी यानी कि JPL को अर्थ से ऑलमोस्ट 31 मिलियन किलोमीटर यानी कि अर्थ और चांद की दूरी से 80 गुना ज्यादा दूरी से एक नियर इंफ्रारेड लेजर सिग्नल रिसीव हुआ। तो JPL में काम कर रहे वैज्ञानिकों के मुताबिक ना, इस सिग्नल की डीप स्पेस से अर्थ तक रिसीव होने में स्पीड ऑलमोस्ट 25 Mbps की थी। ये स्पीड कितनी तेज थी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जब JPL ऑब्जर्वेटरी को ये सिग्नल रिसीव हुआ था तो उन्होंने इसे जांच के लिए डायरेक्टली नासा की सदर्न कैलिफोर्निया बेस्ड लेबोरेटरी में इंटरनेट के जरिए भेजा, जिसके इंटरनेट पर भेजे जाने से ज्यादा तेज तो ये डीप स्पेस से अर्थ पर रिसीव हो रहा था।
लेकिन शॉकिंगली ये पहली बार नहीं था जब अर्थ पर इस तरह का लेजर सिग्नल रिसीव हुआ था, क्योंकि इससे पहले 14 नवंबर 2023 में इस तरह का सबसे पहला लेजर सिग्नल रिसीव किया गया था, जिसकी रिसीविंग स्पीड 62.5 Mbps, 100 Mbps एंड 267 Mbps तक वेरी कर रही थी। एंड इस दौरान भी नासा की टीम ने इस सिग्नल के जरिए 1.3 टेराबाइट ऑफ डेटा रिसीव किया। कंपैरिजन के लिए मैं बता दूं कि ये इतना ज्यादा डेटा है कि साल 1990 में नासा द्वारा कंडक्ट किए गए मैजेलान मिशन, जो वीनस के ऊपर से फ्लाई बाय किया था, उससे टोटल 4 साल के टर्नओवर में भी नासा ने केवल 1.2 टेराबाइट डेटा ही रिसीव किया था। इसके अलावा 4 दिसंबर को भी इस तरह का एक लेजर सिग्नल रिसीव हुआ और फाइनली 11 दिसंबर को तो हमें लेजर सिग्नल से एक 15 सेकंड की वीडियो भी रिसीव हुई, जिसमें हम एक बिल्ली जिसका नाम टेटर्स है उसे एक लेजर के साथ खेलते हुए देख सकते हैं। और जैसा कि आप अभी तक गेस कर ही चुके होंगे कि ये सभी सिग्नल नासा ने खुद पृथ्वी तक भेजे हैं। पर सवाल ये आता है कि आखिर कैसे? तो ये सभी लेजर सिग्नल नासा द्वारा 16 साइकी की ओर भेजे जा रहे साइकी स्पेसक्राफ्ट में लगाया गया एक एडवांस लेजर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम के टेस्ट के लिए पृथ्वी पर भेजे गए थे, जिसमें डीप स्पेस में ट्रैवल कर रहे साइकी स्पेसक्राफ्ट द्वारा टाइम टू टाइम अर्थ की ओर एक प्रीसियस लेजर बैंडविड्थ लाइट सेंड की जा रही थी, जिसे रिसीव करने के लिए नासा ने कैलिफोर्निया के माउंटेन्स में मौजूद जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी की फैसिलिटी में एक एडवांस नियर इंफ्रारेड लेजर रिसीवर लगाया, जो पृथ्वी की ओर साइकी से आने वाले इन लेजर सिग्नल्स को रिसीव कर रहा था। और जो ये नवंबर से दिसंबर के बीच में डिफरेंट लेजर सिग्नल्स नासा की ऑब्जर्वेटरी और साइकी स्पेसक्राफ्ट के बीच एस्टैब्लिश किए गए थे ना, ये केवल सिग्नल की स्ट्रेंथ जांच करने के लिए किए गए थे, जिनके रिजल्ट काफी चौंकाने वाले थे, क्योंकि कई बार इन सिग्नल की स्ट्रेंथ स्पेस में आने के बावजूद पृथ्वी पर मौजूद कई ब्रॉडबैंड सर्विसेज से भी ज्यादा फास्ट रिसीव हो रही थी। यहां तक कि दिसंबर 11 में जब इसका एक्चुअल टेस्ट परफॉर्म किया गया और साइकी स्पेसक्राफ्ट द्वारा एक वीडियो को अर्थ की ओर भेजा गया ना, तो यहां डेटा रिसीविंग स्पीड 25 Mbps थी, जो कि नासा के एस्टिमेटेड 1 Mbps से 25 टाइम्स ज्यादा थी। यहां तक कि नासा के मुताबिक उनका ये लेजर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम उनके पुराने डीप स्पेस रेडियो सिस्टम, जो कि कई दशकों से स्पेस मिशन कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी बनी हुई थी ना, उससे 100 गुना ज्यादा फास्टर होगा, जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक रेवोल्यूशन ला सकता है। वेल, वी ऑलरेडी नो कि हमारा फ्यूचर में सबसे बड़ा स्टेप ह्यूमन सिविलाइजेशन को अदर प्लैनेट्स पर भेजना होगा, और इसमें हमारा पहला कैंडिडेट मार्स होने वाला है, जो कि पृथ्वी से एवरेजली 225 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जिस डिस्टेंस से नासा के करेंटली डीप स्पेस कम्युनिकेशन को सिग्नल रिसीव करने में 3 से लेकर 22 मिनट्स का समय लगता है। साथ ही साथ सिग्नल की स्ट्रेंथ भी इतनी नहीं होती कि इसके जरिए हैवी डेटा लाइक वीडियो एंड इमेजेस को तेजी से सेंड या फिर रिसीव किया जा सके। अब अगर हमें मंगल ग्रह पर जाकर ह्यूमन कॉलोनीज बसानी है ना, तो हमें एक ऐसे नए कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जिसके जरिए हम हैवी से हैवी फाइल भी अर्थ की ओर तेजी से सेंड कर सके और मार्स एंड अर्थ के बीच एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बनाकर रखे, जिसमें लेजर टेक्नोलॉजी हमारा वन एंड ओनली ऑप्शन होगा, जो हमें मार्स और अर्थ के बीच रेडियो कम्युनिकेशन से कई गुना फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन ब्रिज बनाकर देगा। अब देखो, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि तेजी से मेरा मतलब ये नहीं है कि लेजर सिग्नल रेडियो वेव से ज्यादा तेज ट्रैवल कर रहे होंगे, क्योंकि देखो असल में लेजर और रेडियो सिग्नल्स दोनों ही लाइट स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है और दोनों की स्पेस में ट्रैवल करने की स्पीड भी फिक्स्ड है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है। लेकिन यहाँ पर लेजर फास्ट इसीलिए है क्योंकि लेजर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के चलते हम कम समय में ज्यादा डेटा इधर से उधर भेज सकते हैं, जिसे करने में पहले हमें रेडियो वेव्स की लो फ्रीक्वेंसी के चलते काफी ज्यादा समय लग जाता था। इसीलिए लेजर को रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है, क्योंकि हमें भविष्य में केवल दूसरे प्लैनेट्स पर घर ही नहीं बसाना, बल्कि उन प्लैनेट्स तक जाने के लिए डीप स्पेस में ट्रैवल भी करना है, यानी कि क्रू मिशंस। और देखो, हम हमेशा ही चाहेंगे कि अंतरिक्ष में तैरते स्पेसक्राफ्ट के अंदर मौजूद इंसानों को पृथ्वी के साथ एक अनइंटरप्टेड फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मिले, ताकि अंतरिक्ष के अनप्रेडिक्टेबल हार्श एनवायरनमेंट में कभी भी उन्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो उनका मैसेज फास्टेस्ट वे में पृथ्वी तक पहुंच सके।
वेल देखो, साइकी स्पेसक्राफ्ट और अर्थ के बीच हुए इन लेजर कम्युनिकेशन में ये तो साफ हो गया कि लेजर कम्युनिकेशन रेडियो कम्युनिकेशन से 10 से 100 गुना ज्यादा फास्टर है। लेकिन आखिर लेजर कम्युनिकेशन में ऐसा क्या है जो कि इसे इतना फास्ट बनाता है? तो इसके कई रीजंस है। सबसे पहला रीजन है कि लेजर वेव हायर फ्रीक्वेंसी पर ट्रैवल करती है, जिससे रेडियो वेव्स एंड लेजर वेव्स दोनों की बैंडविड्थ में काफी डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसके कारण डीप स्पेस में मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बावजूद भी लेजर की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हाई रहती है, जबकि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो कि ऑलरेडी काफी लो होती है वो डीप स्पेस में ट्रैवल करने के बाद और भी ज्यादा कम होती जाती है, जिसके कारण इन रेडियो वेव्स को बाद में रिसीव करने के लिए हमें कई बड़े बड़े रिसीवर्स का यूज करना होता है। उसके बावजूद भी रेडियो वेव्स में काफी ज्यादा इंटरफियरेंस एंड सिग्नल स्ट्रेंथ में वीकनेस देखने को मिलती है, जबकि लेजर की हाई फ्रीक्वेंसी के कारण हम इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हम लेजर के हायर फ्रीक्वेंसी में ज्यादा से ज्यादा डेटा को और भी तेजी से सेंड एंड रिसीव कर पाते हैं। ऑल्सो इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि सिग्नल्स को स्पेसिफिक पॉइंट पर टारगेट करना, जो इसे और भी सिक्योर बनाता है। वैसे हमने अभी तक लेजर कम्युनिकेशन की इतनी तारीफ की है, लेकिन यहाँ पर भी मैं ये साफ कर दूं कि लेजर कम्युनिकेशन की कुछ लिमिटेशंस भी है, और एज आई सेड बिफोर कि इसमें भी हम लाइट स्पीड से तेज मैसेज नहीं भेज सकते। लेकिन आज की करंट टेक्नोलॉजी में इससे बेहतर और फास्ट कम्युनिकेशन मीडियम और कोई भी अवेलेबल ही नहीं है। पर हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके अगर किसी तरह क्वांटम इंटैंगलमेंट को अचीव कर लेते हैं ना, और उसके जरिए कम्युनिकेशन सिस्टम को बना लेते हैं, तो ये इंटैंगलमेंट से बना कम्युनिकेशन सिस्टम लाइट स्पीड से भी फास्ट होगा, या फिर कहूं कि इंस्टेंटेनियस होगा। इस तरह के स्मॉल एक्सपेरिमेंट पहले भी किए जा चुके हैं, और इस पर भी अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। नाउ आई होप कि आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर हमारी पृथ्वी कई करोड़ों सालों तक बर्फ में ढकी हुई क्यों थी। इस फेज को स्नोबॉल अर्थ कहा जाता है, लेकिन आखिर ये स्नोबॉल अर्थ फिनोमेना हुआ ही क्यों, और अगर हुआ तो हमें ये आज कैसे पता चल पाया कि उस टाइम पर ये हुआ था। यहाँ पर क्लिक करो और जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।